ये एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना रहे हैं जिसमें अभी तक जो पढ़ा है प्राप्ति और भुगतान खाता और दूसरा पढ़ा है आय और व्यय खाता, उन दोनों में क्या क्या अंतर है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और कई बार ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो प्रकृति किसकी प्रकृति की बात की है? खातों की प्रकृति। खाते की क्या क्या प्रकृति है, किससे मिलता जुलता है? ठीक, मिलता जुलता क्यों? क्योंकि कक्षा 11 में हम लोगों ने जो बाकी व्यापारिक संस्थान है उनके खातों की बात की थी, यहाँ पर अलाभकारी संस्था की बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है ना, उसकी प्रकृति क्या होती है? वो होता है एक तरह से आपको कितना पैसा मिला, कितना आपने खर्च कर दिया। ठीक, अब समझिए दो चीजें हैं। आय एवं व्यय खाता है वो लाभ और हानि को लगभग देख रहा होता है। किसको देख रहा होता है? लाभ और हानि खाता जो होता है ना व्यापारिक संस्था में, उससे मिलता जुलता है। और यहां पर क्या है? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो ये किसकी बात है? ये हो रही है रोकड़ पुस्तिका की बात। तो जो रोकड़ पुस्तिका है उसका एक तरह का सारांश है। ठीक है, तो ये सारांश है किसका? रोकड़ पुस्तिका का। ठीक, मदों की प्रकृति। मदों की प्रकृति का मतलब है कि कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। कैपिटल मतलब पूंजीगत और रेवेन्यू मतलब आयगत। तो इसमें जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है ना, इसमें जो भी पैसा आया वो सब मिलाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? पूंजीगत और आयगत दोनों ही होंगी। और यहाँ पे क्या है? आय और व्यय में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा आयगत है उसको देखते हैं। पूंजीगत को तो हम लोग कहां कर देते हैं? बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अगली बात संबंधित अवधि। यहां पर एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बनाते हम लोग ये भी 1 साल के लिए हैं, बनाते ये खाता भी 1 साल के लिए है, लेकिन आय और व्यय खाता में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसी साल में जो हमारी आय हुई है उसको देखेंगे। और अगर पिछले साल का किसी ने पैसा दिया है तो उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। अगले साल का भी किसी ने हमको पैसा दे दिया तो हम उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। जो सिर्फ इसी साल का लेना देना है। और मान लीजिए कि इस साल में मुझे कुछ पैसा मिलना था, वो नहीं मिला, उसको जोड़ लेंगे। तो जो पैसा मिला या नहीं मिला हम उसको नहीं देख रहे, तो उसको हम लोग देखते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कि कितना पैसा आया। जो कुछ आया सब कुछ आप लिख लो। लेकिन यहां पर क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी साल का जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें से जितना मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। अब पिछले और आगे वाले साल के लिए अगर हमें कुछ मिल चुका है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो आय एवं व्यय खाता है ना, वो लाभ और हानि की तरह बात कर रहा होता है कि इस साल में हमें कितना आय और कितना व्यय हुआ है। तो सिर्फ चालू वर्ष देखता है। क्या देखता है? चालू वर्ष। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा चालू वर्ष है मेनली उसको ही देखता है ये। ठीक, और दूसरी बात क्या है? इसमें क्या होता है? ये बाकी पुराने समय की भी कोई अर्निंग है, आगे के टाइम पीरियड के लिए भी है, यहां तक कि लोग आजीवन सदस्यता भी ले लेते हैं। तो उस तरह की चीजें भी हम लोग यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गत वर्ष, चालू और आगामी सबके लिए होता है। ठीक, सारे के लिए ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है बात? अच्छा, ये लिखा है डेबिट और क्रेडिट, ये तो आप लोग को समझते ही हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। ठीक, अब प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति एक रियल अकाउंट है। रियल मतलब वास्तविक अकाउंट। ये हम लोगों ने टाइप्स कक्षा 11 में पढ़े थे, मैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। 11th क्लास के वीडियोस देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होता है? इसमें प्राप्ति जो होती है वो आपका आता है किधर? डेबिट साइड। ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है आपके, यानी कि जमा पक्ष में क्या आता है? जो भी भुगतान है। अच्छा, अब यहां पर चीजें बदल जाती हैं। यहां पर पहले आप व्यय दिखाते हो और फिर आय दिखाते हो। तो पहले का मतलब क्या हो जाता है? नाम पक्ष। यानी कि चलिए यहां पर नाम पक्ष लिख देता हूं। नाम पक्ष में आप करते हो व्यय और जमा पक्ष में हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारी आय है। इतना आसान है। इसमें सीधे सॉलिड ये समझ रहे हैं, कक्षा 12 में पहला चैप्टर का है और सीबीएसई बोर्ड में इसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि कुछ प्रैक्टिकल्स भी रहता है। तो 80 नंबर में 10 नंबर का क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस वजह से इस मतलब बने बनाए नंबर है इस चैप्टर में। आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया तो बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। और ये इतना आसान प्रश्न आता है। अब देखिए अंतिम शेष। ठीक, अंतिम शेष में जब हम लोग आय और व्यय अकाउंट में बात करते थे तो जो भी हमारा आधिक्य होता था, या तो आय का व्यय पर आधिक्य है तो हम लोग सरप्लस बोल देते थे, और अगर व्यय ज्यादा है आय कम है तो हम लोग क्या बोल देते थे? डिफिसिट बोल देते थे, कमी बोल देते थे। तो सरप्लस को आधिक्य बोलते हैं, अधिशेष भी बोलते हैं। तो यहां पर अंतिम शेष जो होता है किसमें? आय एवं व्यय में, वो क्या होता है? आधिक्य या कमी को दर्शाता है। किसको? आधिक्य या कमी को। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? यहां पर अंतिम शेष। अब यहां पर पहले प्रारंभिक शेष की बात कर लेते हैं। किसमें? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़ कि आपके हाथ में कितना पैसा और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ, उसकी पहले बात की जाती है। ठीक है, तो या तो हस्तस्थ और बैंकस्थ की बात होती है। ठीक है, और या फिर क्या होता है? याद करिए,
या तो होता था बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैंक अधिविकर्ष, ठीक। और बैंक अधिविकर्ष अगर होगा तो एंट्री क्या हो जाती है, उल्टी साइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास वास्तव में पैसा नहीं है, आपके ऊपर बकाया है, इसलिए वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। तो अगर आप प्राप्ति की दिशा में प्रारंभिक शेष की बात कर रहे हो तो वो हम लोग लिखते हैं नाम पक्ष में, और अगर अधिविकर्ष होगा तो वो जमा पक्ष में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास हाथ में पैसा आपके बचा है तो हम लोग भुगतान साइड में अंतिम शेष लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अधिविकर्ष है तो फिर वो दाम पक्ष में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाता है, हस्तस्थ या बैंकर्ष होता है या बैंक अधिविकर्ष होता है, और सेम चीज यहां पर आती है। ऐसे मैंने ऊपर उल्टा कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हस्तस्थ या बैंकर्ष होकर की बात करते हैं अंतिम शेष में, लेकिन एंट्री उल्टी साइड होती है। नॉर्मली अगर दोनों के पास पैसा बचा हुआ है, शुरू में भी पैसा था बाद में भी है, तो प्राप्ति की दिशा में यानी कि नाम पक्ष में आएगा, और अंतिम शेष जो है वो किधर आएगा, हमारा ऐसे लाइन खींचे थे तो ये हमारा दाहिनी साइड यानी कि किसमें, जमा पक्ष में आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अधिक या कमी हम लोग किसको बताते हैं, जब हम लोग अंतिम शेष की बात करते हैं। प्रारंभिक शेष यहां पर कुछ होता है, कुछ होता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इनकम देख रहे हैं कितना है, जो पहले से पैसा था वो क्यों देखेंगे, तो यहां पर वो चीज होती ही नहीं है। क्या नहीं होती है, जो हमारा प्रारंभिक शेष होता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, 5-6 पॉइंट्स हैं। ये क्या है, ये वो चीजें जिनके आधार पर हम अंतर की बात कर रहे हैं, और ये क्या क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। इसको यहां पर भी नोट कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे किताब में भी मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग तुलन पत्र की बात करेंगे।